देखो पुलिस वाले, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें 700 रुपये रिश्वत दूंगी, घबराहट में कहते इसने जल्दी से अपने पर्स से 10-20 के तमाम नोट जमा करके सामने खड़े पुलिस वाले की जाने बढ़ाए थे। जबकि सामने खड़ा शाहरोन सादा जबर से मुट्ठी बीचे कॉलेज की इस छोटी सी लड़की को देखने लगा था। वो अपनी सतीली माँ की वजह से अपने घर से भाग आई थी, क्योंकि इसकी सतीली माँ इसकी शादी एक नशे से करवाने लगी थी, जिस वजह से वो भाग आई थी। लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, ना ही रहने की जगह। इसीलिए इसने किसी राहगीर का पर्स चुराने का सोचा था, ताकि कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसकी बस किस्मती से राहगीर एक पुलिस वाला निकला, जिसने फौरन इसकी चोरी पकड़ ली। फिर वो कोई प्रोफेशनल चोर नहीं थी, बस कॉलेज में एक दो बार कुछ स्टूडेंट के साथ प्रैंक करते हुए हाथ की सफाई दिखाई थी। इसीलिए अब इसने किस्मत आजमाने का सोचा कि कुछ पैसे ही हाथ आ जाएंगे। लेकिन उल्टा वो पकड़ी गई। इस पुलिस ऑफिसर ने जब एक लेडी कांस्टेबल को इसे अरेस्ट करने का बोला, तो वो घबराकर अपने पास मौजूद पैसे भी इसे रिश्वत के तौर पर देने लगी। पुलिस वाले को रिश्वत दे रही हो, डालो इसे गाड़ी में, शहरोन धाड़ा। तो वो खौफ से एक कदम पीछे हुई और फिर वहां से भागने के लिए बैग में रखा पेपर स्प्रे शहरोन की आंखों पर कर दिया। पकड़ो इस लड़की को, अपनी आंखें मसलते शहरोन चलाया, पर वहां रश था। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, वो वहां से भाग चुकी थी। अरे अशमाल बीबी, आप यहाँ! किसी की जानी पहचानी आवाज़ पर अशमाल चौंक कर मुड़ी थी। मानो वो खुशी से कहकर इसकी जान बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछड़े हुए मेले में कोई अपना मिल गया हो। रानो की काम करने वाली थी। आप यहाँ क्या कर रही हो? वो इसे देखकर हैरान परेशान सी थी। बस रानो, क्या बताऊँ, बस समझ लो घर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, ना कोई रहने का ठिकाना है। क्या तुम प्लीज़ मेरी कोई मदद कर सकती हो? इसकी बात पर रानो परेशानी से इसे देखने लगी। क्या हुआ है बीबी, खैरियत तो है? ऐसा क्यों कह रही हैं? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। वो खड़ूस बुढ़िया मेरी शादी एक नशे से करवाने वाली थी। वो तो मुझे वक्त रहते पता चल गया, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई, इसने बताया। तो रानो को इसकी बात पर अफसोस हुआ था। आपको अपने बाबा से कहना चाहिए था बीबी जी, वो अफसोस से बोली थी। कोई फ़ायदा नहीं, मुझे यकीन था कि मेरे बाबा ने भी इस औरत की बातों पर यकीन करना था। वो शख्स मेरा बाप नहीं है, बस इस औरत का शोहर है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? इसने नाक चढ़ाकर बेबसी से कहते आखिर में उम्मीद से इसे देखा। इसकी बात पर रानो कुछ पर सोचती नजर आ रही थी। वो बड़ी मासूम और प्यारी सी लड़की थी, जो कि अपनी मुलाजिमों के साथ भी बड़ी शफकत और मोहब्बत से पेश आती थी। यही वजह थी वो रानो को बहुत अजीज थी। इसकी सगी माँ कुछ साल पहले ही वफात पा गई थी, और बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। इसकी सौतेली माँ बहुत ही जालिम औरत थी। बाप ने भी आहिस्ता आहिस्ता इससे हाथ खींच लिया था, और अब जब इस औरत ने इसके बाप की गैर मौजूदगी में इसे हमेशा के लिए घर से निकालने का मंसूबा बनाया, तो वो घर से भाग गई। इसे यकीन था इसे ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा। इसकी सौतेली माँ इसके बाप की वापसी पर इसे कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुना देगी। वो तो यही चाहती थी कि वो किसी तरह यहाँ से ताकि तमाम जायदाद पर वो खुद काबूज रह सके। बीबी जी, मेरी बहन कह रही थी कि जिस बंगले में वो काम करती है, वहाँ पर काम की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं वहाँ बात कर सकती हूँ, इसने ज़रा झिझक कर कहा। वो बड़ी लाडली थी, इसलिए इसे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी के घर काम कर सके। लेकिन वो इसके अलावा तो इसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। काम क्या करना है? अशमाल फ़ौरन बेताबी से पूछने लगी। इसकी बीमारी बुढ़िया माँ का ख्याल रखना है, इसने धीमे अंदाज में बताया था। अरे तो फिर क्या मसला है, मैं रख लूँगी ख्याल, इतना तो कर ही सकती हूँ। इसकी बात पर वो इस बात में सर हिलाकर इसे अपने साथ लिए अपनी बहन के पास आ गई, और फिर वो दोनों ही अशमाल को लिए इस बंगले की जानब चल पड़े। बेगम साहिबा, ये मेरी जानने वाली है, इसे काम की ज़रूरत है, ये बड़ी बेगम साहिबा का ख्याल रख ले। इसकी बात पर वो तरहदारी सी खातून तनकीदी निगाहों से इसे देखने लगी। वो देखने से ही बड़ी मासूम और भोली सी मालूम हो रही थी। नूरीन बेगम को वो बहुत पसंद आई थी। ठीक है, महीने का 20,000 देंगे, लेकिन रात को भी यहीं रुकना होगा, साथ ही कमरा मिलेगा। रात को देखभाल की ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी कभार बुलाना पड़ सकता है। वो कभी रात को आवाज़ देती हैं। इसकी बात पर वो खुश हो गई थी। इसके पास कौन सा रहने के लिए कोई ठिकाना था? वो तो खुद परेशान थी कि कहाँ रहेगी, लेकिन शुक्र था कि इसके रहने का इंतज़ाम भी खुद ब खुद हो गया। इसे यहाँ रहते हुए पूरा 1 माह हो गया था, और वो बहुत खुश थी। ये लोग बहुत ही मेहरबान और अच्छे थे।
वो इस एक माह में बड़ा जल्दी ही इनमें घुल मिल सी गई थी। वो मासूम सी लड़की सबके साथ बनाए रखती थी। अब तो वो घर की मुलाजमा कम और घर की फर्द ज़्यादा लगती थी। नरीन बेगम एक एनजीओ चलाती थी जिसकी वजह से पूरा दिन मसरूफ़ रहती थी, जबकि अशरफ साहब इनके खामद वो भी एक बिजनेसमैन थे। इन्हें भी ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था। इसे यहाँ पर अशरफ साहब की बीमार माँ की देखभाल के लिए रखा गया था। कौसर बेगम पूरा दिन घर में अकेली रहती थी, लेकिन अब जब से इस्माइल आई थी तब से इनका अकेलापन भी दूर हो गया था और इनके खामोश से घर में जैसे रौनक सी लग गई थी। घर में बस यही 3 अफराद थे और इसके अलावा चंद मुलाजमीन थे। नरीन बेगम का एक बेटा भी था जो कि किसी ज़रूरी काम से कहीं गया हुआ था। अशमाल के आने से पहले इनके घर में हर वक्त सन्नाटा और खामोशी सी छाई रहती थी, लेकिन अब हर वक्त इसकी कलकलाहट गूंजती थी। इसे जो मोहब्बत और अपनायत अपने घर में नहीं मिली थी वो यहाँ आकर मिल गई थी। नरीन बेगम भी जब शाम को घर आती तो इससे बड़ी मोहब्बत से पेश आती थी। वो भी इनके सर की मालिश करती, इनसे ढेरों बातें करती। इन्हें हमेशा से बेटी की कमी महसूस होती थी, क्योंकि इनका बेटा घर वालों के ज़्यादा करीब नहीं था। पहले अपनी पढ़ाई में और फिर अपनी जॉब में मसरूफ़ रहकर इसे घर वालों के लिए वक़्त ही नहीं मिलता था। लेकिन अशमाल के आने के बाद जैसे इनकी ये कमी भी पूरी हो गई थी। इसे कुकिंग और बेकिंग का बहुत शौक था। वो अक्सर कोई ना कोई नई रेसिपी ट्राई करके इन सबको खिलाती थी। अरशद साहब जब काम से थके हारे वापस आते तो इनकी बेगम तो अक्सर घर से बाहर रही होती थी। अशमाल ही इनका इस्तकबाल करती और फिर इन्हें पानी देना, भाग कर चाय लेकर आना, इन्हें खाना गर्म करके वो बिल्कुल वालिद के जैसे शफ़क़त दिखाते थे। यही वजह थी कि वो भी भाग-भाग कर इनके काम करती थी। अक्सर शाम को जब वो जल्दी आ जाते, वो इनके साथ लॉन्ज में बैठकर चेस खेलती और कभी बड़े शौक से इनसे इनके किस्से सुनती थी। घर के तीनों मकीन ही इसके आने के बाद बहुत खुश थे और वो भी इन लोगों के साथ काफ़ी खुश रहने लगी थी। वो इसे तनख्वाह के साथ कपड़े, जूते और इसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। इसे रहने के लिए पहले एक छोटा-सा कमरा दिया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में अशरफ साहब ने खुद इसके लिए एक नहायत खूबसूरत सा कमरा तैयार करवाया था, जिसमें वो ज़्यादा देर टिकती नहीं थी। रात को वो कौसर बेगम के पास ही सोती थी कि कहीं इन्हें इसकी ज़रूरत ना हो। इस एक माह में अशमाल को इस घर के तमाम मकीनों से अजीब सी इंसियत हो गई थी। वक़्त यूं ही अपनी रफ्तार से गुजरता था। देखते ही देखते पूरे 2 माह गुजर गए। वो किचन में खड़ी स्पून से कुकीज़ बेक कर रही थी। इफ़त भी मॉम और डैड कहाँ हैं, जब अचानक इसे पीछे से किसी की भारी आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गई, क्योंकि ये आवाज़ इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन इस नौजवान की बात पर वो समझ चुकी थी कि वो यकीनन नूरीन बेगम का बेटा है। इसने यूं ही खड़ी खिड़की से बाहर झांका था कि इस शख्स को देख सके, जो कि अपनी माँ बाप और बूढ़ी दादी को छोड़कर जाने 2 महीनों से कहाँ गायब था। नूरीन बेगम और कौसर बेगम तो इसे बहुत याद करती थी, लेकिन इसे अशरफ साहब की बातों से मालूम हुआ था कि वो अपने बेटे को कुछ खास पसंद नहीं करते और वजह इसकी नौकरी थी। वो चाहते थे कि वो बिजनेस करे, लेकिन इसने अपनी मनमानी करते हुए अपनी मर्जी की जॉब की थी। सामने खड़े नौजवान को देखकर इसके होश उड़े थे। इसकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि अशरफ साहब और नूरीन बेगम जैसे नरम मिजाज और शफीक लोगों का बेटा वो खड़ूस गसीर पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, जिसकी आंखों में वो पेपर स्प्रे डालकर भागी थी। इसे किचन की जानब आते देखकर वो तेजी से अपना रुख मोड़कर सिंक के सामने खड़ी हो गई। दिल ही दिल में वो दुआ करने लगी कि इस शख्स की नज़र इस पर ना पड़े। वो यकीनन इसे देखते ही जेल में डाल देगा। वो फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर पीता हुआ एक नज़र इस लड़की के पुष्ट को देखकर पानी पीकर बाहर निकल गया। इसके कदमों की आवाज़ दूर जाते सुनकर इसने एक गहरा सांस लिया। वो शायद जा चुका था। इसने जल्दी से कौसर बेगम के कमरे में छुपने का सोचा। यही सोचकर वो तेज़ी से भागकर किचन से बाहर निकली। इर्द गिर्द इसे कहीं न पाकर इसे तसल्ली हुई थी। वो तेज तेज कदमों से कौसर बेगम के कमरे की जानिब बढ़ रही थी, जब अचानक ही वो सामने से आते लंबे चौड़े वजूद से टकराई। अपना सर मसलते इसने गुस्से से सामने खड़े शख्स को देखा और अगले ही पल इसकी रूह फना हुई थी, जबकि सामने वाले के तासरात भी नहायत ही गजबनाक से हो गए थे। इसे अपने सामने देखकर शहरों, जो अपनी दादों से मिलने गया था लेकिन इन्हें सोया हुआ देखकर वापस आ रहा था, जब रास्ते में इस लड़की से टकरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चोरनी कहेंगी, चोरी करने आई हो, वो भी मेरे घर में, शहरोन खान ज़्यादा गुस्से से बोला था। इसकी तेज़ आवाज़ पर इफ़त भी, जो कि इसे इस घर में लाई थी और यहाँ की सफाई वगैरह का काम करती थी, तब भाग कर वहाँ आई थी।
साहब जी, ये बड़ी बेगम साहिबा की देखभाल करती हैं, ये चोर नहीं है। इसे लगा कि शायद इसे गलत फहमी होगी, इसलिए इसकी गलत फहमी दूर करना ज़रूरी समझा। क्या भी जान की देखभाल करने के लिए दुनिया में यही लड़की रह गई थी? वो मज़ीद भड़क उठा था। निकलो अभी, इसी वक्त यहाँ से निकलो। मैं तुम जैसी चोरनी को अपने घर किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे घर वाले तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ नहीं, इसलिए तुम्हें रख लिया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो बाजू से पकड़कर गुस्से से कहता हुआ इसीलिए दरवाजे की जाने बढ़ा था, जबकि वो इस अचानक अफदादा पर हड़बड़ा कर रह गई थी। इस जालिम इंसान ने तो इसे इल्तिजा करने या कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था। इसीलिए जाते सीधा सीधा घर से बाहर धक्का दिया था। फरूक भाई, ये लड़की दोबारा इस घर के इर्द गिर्द भी नजर ना आए। ये एक नंबर की चोरनी है, वो अब दरवाजे पर खड़े गार्ड को कह रहा था, जबकि वो आंखों में आंसू लिए इस घर को देख रही थी, जहाँ इसे मोहब्बत मिली थी, इज्जत मिली थी, जिसे महफूज तनाग ना लगती थी। लेकिन अफसोस, इस जालिम शख्स ने इसकी पुरसकून जिंदगी में आकर आग लगा दी थी। वो अब कहाँ जाती? वो एक बार फिर से बेआसरा हो चुकी थी। वो कितनी देर आंसू भरी नज़रों से इस घर को देखती रही और फिर इस शख्स के दोबारा आ जाने के खौफ से चलने लगी थी। वो नहीं जानती वो कहाँ जा रही थी, इसे किस तरफ जाना चाहिए। बस ये पता था कि अब इसके पास एक बार रहने के लिए कोई घर, कोई जगह नहीं थी। इस शख्स ने जिस कदर जलील करके घर निकाला था, वो जानती थी दोबारा इस घर में जाना मुमकिन ही नहीं है। अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? इतना अफसोस तो उसे अपना घर छोड़ने पर भी नहीं, जितना कि इस घर से हमेशा के लिए जुदा होने पर इसे हो रहा था। इस घर से और घर के मकीनों से एक अनसियत सी हो गई थी। शायद यही वजह थी कि इसका दिल बुरी तरह से उदास हो रहा था। इसने सिर्फ अपनी जॉब नहीं खोई थी, बल्कि अपना घर भी खो दिया था, और घर के साथ वो लोग भी जो इससे मोहब्बत करते थे। यही सोचकर वो अब रोने लगी थी। शाम होने वाली थी। वो अब इस वक्त कहाँ जाएगी, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले हमेशा की तरह अशरफ साहब भी घर आए थे, लेकिन आज मामूल के बरखिलाफ सन्नाटा छाया हुआ था। अशमाल, जो कि हमेशा इनके आने के टाइम पर भाग कर इनका इस्तकबाल करती थी, इनके लिए पानी का गिलास लेकर आती थी, आज जाने क्यों वो नहीं आई थी। वो यही सोचकर कुछ परेशान हुए थे और कौसर बेगम के कमरे की जाने बढ़ गए कि शायद वो इनके साथ मसरूफ़ हो, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में वो या तो किचन या फिर कौसर बेगम के कमरे में होती थी। अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने आते ही सलाम किया, लेकिन अशमाल को वहाँ भी ना पाकर तशवीश हुई थी। अशरफ, तू आ गया बेटा? मैं कब से अशमाल को आवाज़ें दे रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। पहले तो बगैर कहे खुद ही वक़्त पर आ जाया करती थी, आज काफ़ी देर हो गई है। मेरा दिल घबरा रहा था। ज़रा देखो तो कहाँ है बच्ची? इनके लहजे में फ़िक्र झलक रही थी, जबकि इनकी बात पर वो भी फ़िक्रमंद हो गए थे, क्योंकि वो बड़ी ज़िम्मेदार लड़की थी। इन 2 माह में एक बार भी अपनी किसी ज़िम्मेदारी से इसने मुँह नहीं मोड़ा था। वो बड़ी मोहब्बत से कौसर बेगम के तमाम काम करती थी। वो बाहर आए तो वो किचन में भी नहीं थी। वो परेशान होकर अब इस कमरे की जानब गए जो इसके लिए सेट करवाया था, लेकिन कभी इस कमरे में जाती नहीं थी। हाँ, कभी कभार अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए या शावर लेने के लिए वो इस कमरे का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि इसके तमाम कपड़े इसी कमरे में सेट थे। एक नज़र खाली कमरे पर और वॉशरूम के खुले दरवाजे पर डालकर वो ड्रेसिंग रूम की जानब आए थे, लेकिन इससे भी खुला देखकर इन्हें तशवीश हुई थी। वो अब इफ़त भी को पुकारने लगे थे, लेकिन जब इनसे मालूम हुआ कि इनके सबूत ने इनकी गैर मौजूदगी में इस बेचारी को चोर कहते हुए घर से निकाल दिया है, तो वो परेशान हो उठे। इफ़त भी से मालूम हुआ कि वो इनके आने से बस आधा घंटा पहले ही घर से निकली। वो भी गुस्से में इसे तलाश करने के लिए निकलने ही लगे थे, जब सामने सीढ़ियों से शहरौन नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? वो खुश दिली से कहता हुआ इनके जाना बढ़ा था, लेकिन इसके सलाम का जवाब देने के बजाय इन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। वो साकत सा हैरानी से इन्हें देखने लगा। सोचा नहीं था कि पूरे 2 माह बाद घर आने पर इसके वालिद थप्पड़ों से इसका इस्तकबाल करेंगे। वो हैरानी से ज़फर से लाल होते चेहरे के साथ अपने डैड को देख रहा था कि जान सके कि आखिर ये इज्जत अफजाई किस वजह से की गई है। जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मासूम बच्ची को घर से निकालने की? ये मेरा घर है, मेरे बिजनेस पर ये घर चलता है, तुम्हारी 2 टके की तनख्वाह पर नहीं, जो तुम अपनी मर्जी करते फिरते हो। मैं पूछता हूँ, आखिर तुम कैसे हैं इतने जालिम और घटिया हो सकते हो कि एक जवान जान बेबस सहारा बच्ची को यूं शाम के वक्त घर से निकाल दिया? वो गैसो गजब से पागल होते चला रहे थे, जबकि वो बेयकीनी से अपने वालिद को देख रहा था, जो कि 2 टके की चोरने की वजह से ना सिर्फ इस पर हाथ उठा चुके थे, बल्कि इस पर चीख चला रहे थे।
ان کی باتوں پر اس کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا تھا۔ آپ نہیں جانتے ڈیڈ، وہ لڑکی ایک چورنی ہے۔ ہم اسے پکڑنے لگے تھے لیکن وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گئی۔ اس نے اپنے والد کو بتانا چاہا کہ جس لڑکی کے لیے وہ اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے۔ بس کرو اپنی ان جھوٹی باتوں سے، تم عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہو۔ مجھے نہیں، 2 نمبر ایس پی، وہ بچی پچھلے 2 ماہ سے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ خود تو تمہیں احساس ہے نہیں، نہ اپنی ماں کا، نہ میرا اور نہ اپنی دادی کا۔ وہ معصوم جو دن رات ہمارا خیال رکھ رہی تھی، وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوا اور اسے بھی گھر سے نکال دیا۔ خود تمہارے پاس وقت نہیں ہے اور اس معصوم پر الزام تراشیاں کر رہے ہو۔ وہ اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے الٹا بھڑک کر اسے مزید سنانے لگے تھے۔ وہ دانت کچکا کر خاموش سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اب نکلو ادھر سے، تم نے اسے نکالا نہ، تم ہی اب اس سے معافی مانگ کر اس تھی، میں اسے واپس گھر میں لے کر آؤں گی۔ نہ جانے میری معصوم سی بچی کس حال میں اور کہاں پر ہوگی۔ تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ کسی بے سہارا کو یوں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے الزامات لگا کر گھر سے نکال دو۔ وہ گرجتے ہوئے بولے تو اپنے والد کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ میرا یقین کریں، وہ لڑکی واقعی چورنی تھی۔ میں اپنے کانسٹیبل سے وہ اس واقعے کی گواہ ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے والد کو یقین دلانا چاہا لیکن وہ اس کے سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے پتہ ہے سب کچھ، تمہاری اوقات بھی اور اس بچی کی سیرت بھی۔ فی الحال اسے واپس لے کر آؤ اور یاد رکھنا اگر اسے واپس نہ لا سکے تو تمہاری بھی اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اب نکلو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے اپنی شکل تب بھی دکھانا جب اس بچی کو واپس لے آؤ۔ ان کے غضبناک ہو کر کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے لال ہوتا باہر نکلا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی سی ملازمہ کے لیے اس کے باپ نے اسے ذلیل کر کے اپنے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ دل تو چاہتا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر وہیں پر ختم کر دے، لیکن اپنے باپ کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس لڑکی کو واپس نہ لے کر آیا تو یقیناً اس کے باپ نے اسے اندر گھسنے نہیں دینا تھا۔ عجیب مصیبت تھی یہ، تو تھوک کر چاٹنے والی بات تھی کہ جس لڑکی کو نہایت غرور سے نکالا تھا چور کہہ کر، اب اسے ہی منتیں ترلے کر کے وہ اپنے گھر لے آتا۔ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب۔ یہ اس کا باپ اسے کس مقام پر لے آیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر اب ارد گرد دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے گئے ہوئے کم سے کم آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا اور اس میں پیدل وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ باہر گیٹ پر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے اس لڑکی کو دائیں جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس گلی سے نکلتے آگے مین روڈ پر وہ کچھ ہی دور اس فٹ پاتھ پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ وہیں گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا اور کینہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی جان لے لے، لیکن اسے 100% یقین تھا اس لڑکی کو کچھ ہوا تو اس کے والد اسے ختم کر دیں گے۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اس کے والد کے لیے اس سے زیادہ یہ لڑکی ضروری تھی۔ آخر ایسا بھی کیا جادو کر دیا تھا اس لڑکی نے اس کے گھر والوں پر جو وہ اس کے گرویدہ ہو کر رہ گئے تھے، اس کے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیر جلتا گرتا قہر بھری نظروں سے اس لڑکی کو گھورتا رہا جو کہ سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھی مظلومیت کی تصویر بنی ہوئی تھی، لیکن وہ اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے نزدیک وہ ایک ڈرامے باز لڑکی تھی اور یہی ڈرامہ کر کر کے اس نے اس کے گھر والوں کو بھی بیوقوف بنایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا۔ اس کے پاس جا کر اسے گھر آنے کا بولنا تو میری تنزلی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اسے گھر واپس نہ لے کر گیا تو اس کے باپ نے اسے یقیناً گھر میں نہیں گھسنے دینا تھا۔ وہ عجیب سی کشمکش کتنی دیر وہاں پر کھڑا اسے گھورتا رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ اب رونا بند کر چکی تھی اور سامنے سڑک کو گھور رہی تھی، جبکہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر گاڑی روکے کھڑا وہ اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ ابھی اچانک ایک ٹرک کے سائرن کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا اور گہرا سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چونکا تھا، اسے لگا کہ شاید وہ ٹرک والے سے لفٹ لے کر کہیں جانے لگی ہے یا شاید ٹرک روک کر ٹرک والے کو بھی لوٹنے کا ارادہ ہوگا اس چورنی کا۔ وہ وہیں پر چوکنا ہو کر اسے دیکھنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بری طرح چونک گیا جب اسے اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اسے ایک لمحہ لگا یہ سمجھنے میں کہ وہ لڑکی کیا کرنے والی ہے۔ اگلے لمحے وہ ہڑبڑا کر گاڑی سے نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹرک اسے کچل دیتا، وہ تیزی سے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپتی ہوئی آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے اس نے نوجوان کو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ بری طرح مزاحمت کرتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے نہیں رہنا اس دنیا میں مر جانا چاہتی ہوں۔
वो मुझसे मज़ाहमत करती हुई पागलों की तरह कह रही थी, जबकि वो इससे दोनों बाजों से झगड़े पहली बार सच में परेशान हुआ था। इस लड़की की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जो इसकी हालत थी वो देखकर साफ मालूम हो रहा था वो कोई ड्रामा नहीं कर रही। इसके दिल में वाकई बेशुमारी सी हुई थी। अगर वो वक़्त पर ना आता तो क्या होता? क्या ये लड़की अपनी जान दे देती? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह से, ये सोचकर ही इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। इसने तो बस इसे घर से निकाला था और इस पर भी इसके बाप ने इसे अच्छी खासी सुना दी थी, बल्कि थप्पड़ भी चढ़ा दिया था। इसे तो वो एक नंबर की झूठी मकार और ड्रामेबाज लड़की लगती थी। लेकिन अब लग रहा था कि शायद इसके पास वाकई कोई ठिकाना नहीं है। बस करो लड़की, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो अब हम वापस जा रहे हैं। इसकी हालत देखकर वो ना चाहते हुए भी वो अल्फाज दोहरा गया जो कि इतनी देर से कहने की इसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझे नहीं जाना, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे जाने दो, वो चीखते हुए कह रही थी। वो कैसे इस घर में दोबारा चली जाती जहाँ से इस शख्स ने इसे जलील करके निकाला था, वो भी इसे चोर कहते हुए। वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी। इस दिन भी अगर इसे रानू ना मिलती तो शायद वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती। वो किसी तरह इसके काबू में नहीं आ रही थी, जिस पर गैर इरादा तौर पर इसका हाथ उठा था। इसने बहुत हल्के से मारा था और ये सब इसके पागलपन को रोकने की वजह से था। वो रुक भी गई थी, लेकिन वो साकत सा हो गया था, शर्मिंदा सी नज़रों से इसे देखने लगा। इसका इरादा इस पर हाथ उठाने का नहीं था, लेकिन इससे बेकाबू होते देखकर वो ये कर बैठा था। सद शुक्र कि इसने ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारा था, जिसकी वजह से वह चेहरा थोड़ा सा लाल हुआ था। कोई निशान वगैरह नहीं पड़ा था, वरना यकीनन इसका बाप ये निशान देखकर जाने इसका क्या हशर करता। अशमाल खामोश होकर खौफज़दा नज़रों से इसे देख रही थी। बस बहुत हो गया, अब खामोश हो जाओ, हम अब वापस जा रहे हैं, चलो मेरे साथ, वो ये कहता हुआ इसे बाजू से पकड़कर अपनी गाड़ी की जानब बढ़ा था। और वो भी अब के बाहर खौफज़दा सी खामोशी से इसके साथ चलने लगी थी। वो अब तक शाक की सी कैफियत में। वो दोनों घर वापस पहुंचे तो लाउंज में ही नरीन बेगम और अरशद साहब इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। इनके एक साथ अंदर दाखिल होते ही वो दोनों उठकर खड़े हुए थे। तुम ठीक हो बेटा? इस नालायक की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है मैंने इसकी तरबियत में कमी छोड़ दी, इसलिए इसने ये सलूक किया तुम्हारे साथ। लेकिन आइंदा ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये तुम्हारा घर है बेटा, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अरशद साहब तेज़ी से आकर इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले थे, जबकि वो अपने बाप की बात पर दांत पीसकर इन्हें देखने लगा। अशमाल इनका मोहब्बत भरा अंदाज देखकर एक बार फिर से रोने लगी थी। इसी मोहब्बत और शफ़क़त को खोने का गम ही तो इसे खाए जा रहा था, जबकि वो इसके ड्रामे पर आंखें घुमाकर रह गया। इस लड़की को लगता था रोने के अलावा और कुछ नहीं। वो अब सर झटक कर अपनी माँ की जानिब बढ़ा, वो भी बड़ा खफा खफा से इससे मिली थी, और इसकी वजह भी यकीनन यही लड़की है। वो मुंह बनाकर अब अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, क्योंकि इस लड़की से अपने घर वालों को मज़ीद मोहब्बत जताते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता था। इसे बस ये डर था कि वो लड़की थप्पड़ वाली बात इसकी माँ बाप को ना बता दे, वो मज़ीद इनकी नज़रों में गिर जाएगा, वो मज़ीद मज़लूम साबित हो जाएगी। इस वाक़ये को देखते ही देखते 3-4 हफ़्ते गुज़र गए थे। इसकी माँ तो 1-2 दिन में ही इसे माफ़ कर चुकी थी, लेकिन इसके वालिद अब भी चलते-फिरते इस पर तंज़ करते रहते थे। इन्हें तो वैसे भी मौका चाहिए था इसकी बेइज़्ज़ती करने का, जो कि अब इन्हें मिल चुका था। फिर वो क्यों इस मौके का फ़ायदा ना उठाते? इसे अब भी इस लड़की पर पूरी तरह से यकीन नहीं था, इसलिए इसने कुछ लोगों को इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने का बोला था, ताकि इस बार सबूत के साथ इस लड़की की मकारी और चालाकी साबित कर सके। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इस लड़की की तमाम इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद इसे मालूम हुआ था कि इसका बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो ये जानकर हैरान रह गया था, इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी भला यूँ खुदकशी क्यों करने लगी थी। इसी तजस्सुस में इसने मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो इसे मालूम हुआ कि इसकी मुस्तेली माँ इसकी शादी किसी नशे से करवाने लगी थी, जिसकी वजह से वो अपने घर से भागी थी। ये जानकर वाकई दिली तौर पर अफसोस हुआ था, और इसके बाद वो खामोश हो गया। वो मानने के लिए तैयार नहीं था वो लड़की मासूम है, लेकिन हकीकत यही थी कि वो वाकई मासूम और मजलूम थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने ये नोट करना शुरू किया कि वो लड़की इसे देखकर ही छुप जाती है। शायद इससे आज भी खौफ, इसका ये डर और खौफ कहीं ना कहीं इसे अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रहा था, जो कि वो जाहिर नहीं करता था। पिछले जैसे से वो फारिग था, इसलिए वो जल्दी थाने से वापस आ जाता और दिन में भी देर से जाया करता था, जिसकी वजह से वो घर में होने वाले तमाम मामलात पर तवज्जो दे पा रहा था।
اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی واقعی بہت ہی نرم دل اور ایماندار ہے۔ وہ بالکل بیٹیوں کی طرح ہی اس کی دادوں کا خیال رکھتی تھی، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ہر شے کا خیال کرتی تھی۔ پورا پورا وقت، یہاں تک کہ رات کو بھی ان کے پاس سوتی تھی۔ کبھی وہ اسے اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی اور ان کے ساتھ گرین ٹی پیتے ہوئے مل جاتی، تو کبھی اس کے باپ کے ساتھ ان کے پرانے قصے سنتے ہوئے اور ان کے ساتھ چیس کھیلتے ہوئے نظر آتے۔ وہ ہر انسان کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق ڈھل جاتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تمام خوبیوں کا متعارف ہو رہا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے گھر والوں پر کیا جادو کیا ہے۔ اس نے واقعی کبھی اپنے رف روٹین میں اپنے گھر والوں کو ایسے ٹائم نہیں دیا تھا جیسے کہ وہ لڑکی دے رہی تھی۔ اس کا دل جانے کیوں مطمئن سا ہو گیا تھا۔ وہ جو اکثر یہ سوچ کر پریشان رہتا تھا کہ اپنی جاب کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے بہت دور ہو گیا ہے، وہ اب بالکل اکیلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب جیسے وہ بوجھ اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ اس لڑکی کے ہوتے ہوئے اب اسے کسی طرح کی فکر نہیں تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا تھا جب اچانک اس کی ماں نے اس سے شادی کی بات کی اور اس سے اس کی پسند کا پوچھنے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن آنکھوں کے پردے پر اس جھلی سی بیوقوف سی اشمال کا چہرہ نمایاں ہوا تھا جس پر وہ خود ہی حیران رہ گیا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ اس کی ہر ایک چھوٹی بات نوٹ کرتا تھا، لیکن شادی کے نام پر جانے کیوں اسے اس کا خیال آ گیا تھا۔ وہ اپنے جذبات سے نظر چرا کر رہ گیا۔ شاید ہر وقت وہی اس کی نظروں کے سامنے رہتی تھی، اسی لیے اسی کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ جیسے خود تسلی دے رہا تھا، حالانکہ اس کے دل کی دھڑکنیں کچھ اور ہی راز فشا کرنے پر تلی تھی جسے وہ خود بھی ابھی ماننے سے انکاری تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس موضوع سے جان چھڑا کر باہر آ گیا تھا۔ اس کی ماں افسوس سے سیڑھیاں اترتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی جب وہ اس کے سامنے ہی ہنستی مسکراتی ہوئی ہاتھ میں ٹرے لیے کچن سے باہر آتی نظر آئی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر رینکنگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نیچے گیا تو اسے دیکھ کر یقیناً وہ دوبارہ کچن میں یا کہیں اور گم۔ وہ یوں ہی غیر ارادتاً اسے دیکھتا گیا۔ اس نے کیک بیک کیا تھا اور وہ اب لاؤنج میں بیٹھے اشرف صاحب کی جانب بڑھ گئی، ان کے سامنے کیک کا پیس بڑھایا جس پر وہ بڑی خوشی دلی سے اس کے ہاتھ کا بنا کیک کھا کر شاید اب اس کی تعریف کر رہے تھے، جس پر وہ بڑی خوش ہوتی ہوئی مسکرا کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ تبھی اس کی ماں اپنے کمرے سے نکلی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ چہکتے ہوئے ان کی جانب بڑھی تھی۔ اب یقیناً انہیں اپنا بنایا ہوا کیک کھلانا چاہتی تھی، جسے کھانے کے بعد وہ اس کا گال تھپتھپا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنی کسی کٹی پارٹی میں جا رہی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے آ کر اشرف صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور باقی کا کیک سامنے ٹیبل پر رکھ کر ایک پیس اپنے لیے پلیٹ میں ڈال لیا تھا۔ وہ دونوں ہی اب کیک کھاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ دادوں کو شوگر تھی جس کی وجہ سے وہ میٹھا نہیں کھا سکتی تھی۔ اشرف صاحب ایک ضروری کال سننے کے لیے اٹھے تو وہ اب کیک کا ایک پیس لیے عفت بی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اوپر کھڑے شہرون کے دل میں کچھ عجیب سا احساس جاگا تھا۔ وہ سب کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتی تھی، ایک وہی تھا جسے دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جانے کیوں اس کا یہ عمل اسے بری طرح چبھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کو یوں گھر سے نکالنا نہیں چاہیے تھا، نہ ہی اس پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اس کا پہلا امپریشن ہی ایسا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں غلط سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ تھپڑ اس نے جان بوجھ کر تھوڑی مارا تھا، بہو کر رہی تھی، یہی وہ سب سوچ کر خود کو یہی تسلی دے رہا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ ہاں، لیکن دل تھا کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کی توجہ چاہتا تھا۔ اس نے سب کو اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کیک کھلایا، سوائے اس کے۔ یہ بات بھی اس کے دل کو بری طرح لگی تھی۔ وہ اسے شکوہ کنار نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور صدم یہ تھا کہ اس لڑکی کو اس کے شکوے کی یا اس کی نظروں کی خبر ہی نہیں تھی۔ وہ کیسے نہ جل کر راکھ ہوتا۔ اس لڑکی کا اس سے خوف زدہ ہونا کیا کم تھا، جو اب اس کی بے رخی بھی برداشت کرتا۔ اس لڑکی کے دل میں اس گھر کے تمام افراد کے لیے جگہ تھی، یہاں تک کہ عفت بی کے ساتھ بھی بڑی ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ ایک وہی تھا جسے دیکھ کر جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس پورے گھر میں ایک وہی اس کا واحد دشمن تھا۔ وہ اب چڑھ کر اسے گھورنے لگا۔ جب مزید صبر نہیں ہوا تو سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اشمال اب کیک اٹھائے دوبارہ کچن کی جانب بڑھ رہی تھی، شاید باقی کا کیک فریج میں رکھنے کا ارادہ تھا۔ وہ اس کے راستے میں حائل ہوا اور اسے دیکھ فک ہوئی تھی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر اسے خفکی سا دیکھتا رہا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں سوائے خوف کے اور کوئی جذبہ نہ دیکھ کر وہ ایک گہری سانس لے کر سر جھٹک گیا۔ اس لڑکی کو تو جیسے اس کی خفگی کا علم ہی نہیں تھا، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ بھی اس کا بنایا ہوا کیک کھانا چاہتا تھا، لیکن انا آڑے آ رہی تھی۔
इसे कैसे कहता कि इसे भी केक खाना। जब इसने झूठे मुंह इससे नहीं पूछा था तो फिर वो खुद से कैसे कहता। कुछ देर तक खुद में हिम्मत जमा करता रहा, लेकिन चाह कर भी इसे ये नहीं कह पाया कि वो केक खाना चाहता है। इसलिए एक गहरा सांस लेकर इसके हाथ में पकड़ी ट्रे को छीन कर अब खामोशी से सीढ़ियों की जाने बढ़ गया। इससे मांगने से बहुत बेहतर था कि वो छीन कर ही खा लेता। वैसे भी इस लड़की ने कौन सा इससे पूछा था, लेकिन वो भी इस घर का फर्द था। जब घर के तमाम अफराद इसका बनाया हुआ केक खा सकते हैं तो वो क्यों नहीं। जबकि शमाल होंक अंदाज में हैरत से इसकी पूछ देख रही थी, जो कि इससे केक छीन कर अब ऊपर अपने कमरे में जाकर बंद हो। वो अभी तक ना समझी से वहीं खड़ी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये हुआ क्या है। वो घर वापस आया तो आज महमूद के बरखिलाफ कुछ अजीब ही किस्म की चहल पहल थी। आसमान भी आज महमूद से हटकर कुछ तैयार सी नजर आ रही थी। इसकी तैयारी देखकर वो चौंक गया। दिमाग में अजीब सी घंटियां सी बजने लगी थी। वो जब से आया था इसे हमेशा सलीके से दुपट्टा ओढ़कर सादा से हुलिये में ही पाया था, लेकिन आज वो लिपस्टिक लगाए हुए नहायत ही खूबसूरत सा ड्रेस से तन किए हुए थी। इसकी ये मामूल से हटकर की गई तैयारी इसके जहन को अलर्ट कर गई थी। मॉम, क्या बात है, आज कुछ खास बात है क्या? किचन में भी हर मामूल से हटकर तैयारी हो रही थी, जिस पर वो तजस्सुस से अपनी माँ से पूछने लगा। हाँ बेटा, आज अशमाल का मंगेतर आ रहा है। अपनी माँ की बात पर इसके कान खड़े हुए थे। वो भी यकीनी से इन्हें देखने लगा। ये वो क्या कह रही थी? अशमाल का मंगेतर अचानक कहाँ से आ गया? कल तक वो लावारिस थी ना। वो खुद भी नहीं जानता कि इसके अंदाज में किस कदर एहतजाज झलक रहा था। ये बात पूछते हुए जैसे इसे ये बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। अरे किसने कहा लावारिस है? इसकी माँ मर गई थी और बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से सतीली माँ इसकी शादी के निश्चय से करवाने लगी थी और इसे घर से भागना पड़ा। इसके चचा का बेटा इसका मंगेतर था, लेकिन इसकी सतीली माँ नहीं चाहती थी इसकी शादी वहाँ हो। इसकी माँ ने तफसील से बताया तो इसे एहसास हुआ कि वो घर वालों को सब कुछ पहले ही बता चुकी थी। तो अब अचानक इसका मंगेतर कहाँ से इसे मिल गया? वो माथे पर बल डाले पूछने लगा। वो कहीं गया हुआ था और अशमाल का इससे राब्ता नहीं हो पा रहा था। वो अक्सर इसके नंबर पर ट्राई करती थी और कल किसी तरह कॉल लग गई। वो मुल्क से बाहर था और कल ही आकर इसने अपना यहाँ वाला पुराना नंबर ऑन किया है। अपनी माँ की बात पर वो आंखों में शोले लिए वहाँ से निकल गया था। अपने कमरे में आकर वो गुस्से से टहलने लगा। इसका बस नहीं चल रहा था क्या कर गुजरे। वो खुद को एक अनदेखी आग में जलता हुआ पा रहा था। दिल चाह रहा था कि सब कुछ भस्म कर दे। आई एम सॉरी इस्माइल, तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम किसी के साथ अपनी मर्जी से भाग गई हो, जिसकी वजह से मेरी पेरेंट्स ने यूके में ही मेरी शादी करवा दी। मुझे अफ़सोस है कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारा मॉम का यकीन नहीं किया, लेकिन तुम्हारे डैड की बात पर मुझे इतबार करना पड़ा। वो शर्मिंदा सा कहता हुआ जहाँ शिमाल को साकत कर गया था, वहीं पर ऊपर खड़े शाहरुख खानजादे का दिल अंदर तक सरशार हुआ था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर यकीन है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ। मैं अंकल को भी बताऊंगा कि तुम्हें क्यों निकलना पड़ा। वो तुम्हारे जाने के बाद काफ़ी खामोश रहने लगे हैं। तुम्हें वापस देखकर काफ़ी खुश होंगे। वो इसे परेशान होता देखकर बोला तो शाहरुख खानजादे के माथे पर भी बल पड़े थे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं इधर ही खुश हूँ। वो अपने आंसू ज़ब्त करती ही बोली थी, जिस पर वो लब बेच कर मज़ीद कुछ कहने लगा कि वो उठकर वहाँ से निकलती चली गई थी। वो कितनी ही देर रोती रही थी। आखिर इस औरत ने जो चाहा वो कर दिखाया था। इसने असद को इसकी ज़िंदगी से निकाल ही दिया था। इस दिन के बाद इसे चुप लग गई थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। इसकी हालत पर सबको ही अफसोस था, जबकि शाहरुख खानज़ादा की बेचैनी बहुत से सवाल थी। आखिर इसने अपनी माँ से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया था कि वो अशमाल से शादी करना चाहता है, जिस पर वो हैरान होने के साथ साथ बेहद खुश हुई थी। अशमाल इनकी बहू बन जाती तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं थी। इन्हें भला और क्या चाहिए था? सबसे ज़्यादा मुश्किल अशमाल को मनाना था। इसने तो सुनते ही इनकार कर दिया था, लेकिन जब नूरीन बेगम ने समझाया कि इसके बाप को यकीनन पता चल गया होगा कि वो यहाँ है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, वो बगैर किसी रिश्ते के इसे साथ नहीं रख सकते। इसीलिए ये शादी ज़रूरी है, ताकि अगर इसका बाप कभी आए भी तो इसे वापस ना ले जा सके। और वो भी तो यही चाहती थी, इसे ले ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया। वो दुल्हन बनी शाहरुख खानजादे के कमरे में बैठी थी। खौफ से इसकी हालत ख़राब हो रही थी। लग रहा था कि जैसे एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी मुसीबत में फंस गई है। इसे यकीन था इस शख्स ने यकीनन इसकी ज़िंदगी जहन्नम बनाने के लिए इससे शादी की थी।
वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो खौफ से कांपने लगी थी। वो इसके सामने आकर बैठा तो इसका खौफ देखकर एक गहरा सांस लेकर रह गया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। इसकी बात पर इसने नजरें इसके हाथ में खाकी लिफाफे पर डाली, जिसे देखकर वो खौफ से जर्द हुई थी। क्या इसमें इसके अरेस्ट वारंट थे? क्या वो इसे गिरफ्तार करने वाला था? इस ताकत देखकर इसने खुद ही वो खोलकर इसमें से कागजात निकालकर इसे थमाए थे। इसने डरते डरते निगाह इस पर डाली थी और अगले ही पल वो हैरान रह गई, क्योंकि ये इसकी माँ की प्रॉपर्टी के पेपर थे जो इसके नाम हो चुके थे। वो तमाम जायदाद जो इसके बाप के पास थी वो इसके माँ की थी। ये इंकशाफ इसे हैरान कर गया था। तब इसे शहरों खानजादे से मालूम हुआ कि इसके सगे बाप ने ही इसकी सतीली माँ यानी अपनी महबूबा के साथ मिलकर इसकी शादी इस नशे से करवानी चाहिए थी, ताकि ये जायदाद अपने नाम करवा सके। और इस वक्त वो दोनों मियाँ बीवी जेल में थे। वो आंखों में आंसू लिए सदमे की कैफियत में इसकी बात ये सुन रही थी। शहरोन खानजादे ने नरमी से इसे अपने हिसार में लेकर खुद में मोहब्बत से समेट लिया था। बस अब बहुत हो गया, मैं अब अपनी मोहब्बत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसने मोहब्बत से इसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। तो वो अब की बार हैरत से इसे देखने लगी। मैंने गलत नहीं कहा था, तुम वाकई चोरनी हो। पहले मेरा वॉलेट चुराने की कोशिश की, फिर मेरे घर वाले चुरा लिए और अब मुझसे मेरा दिल भी चुरा लिया। लेकिन इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मेरी मासूम सी चोरनी। और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें तमाम उम्र मेरी पनाहों की कैद में रहना होगा। वो मोहब्बत से इसकी आंखें चूमता बोला तो वो शर्मा कर गुलनार होती नजरें झुका गई। जिंदगी एकदम ही खूबसूरत लगने लगी थी। चाहे जाने का एहसास इसके दिल में खुशगवारी भर गया था। अजमाल इस हसीन नौजवान की मोहब्बत भरी सरगोशियों पर शर्मा कर इसके सीने में चेहरा छुपा गई थी।